Welcome to everyone for today's class। हम बात कर चुके थे मैटर के मैटर पे। मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, ये देखा था उससे दो पहले की वीडियो में। एक में केमिस्ट्री क्या होती है, एक में मैटर क्या होता है। और मैटर के लिए पिछली वीडियो में आप देखेंगे तो एक चार्ट बनाया था मैंने इधर, है ना। आपको यदि वो वीडियो नहीं मिल रही है तो आप पिछली वीडियो देख लें, व्हाट इज़ मैटर करके। उसमें मैंने एक पूरा चार्ट बताया था। तो उसमें मैंने पदार्थ में उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। क्या? पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण क्या होता है, बात करते हैं। पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण की यदि आप बात करोगे, सर पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण क्या होता है, तो इसको मैंने बताया था कि ये तीन स्टेट में बात करता है कि पदार्थ सॉलिड होता है, ठोस, तो तीन पार्ट बना दे रहा हूं। सेकंड लिक्विड, द्रव, एंड थर्ड गैस। तो यदि हम इस क्लासिफिकेशन की बात करें या वर्गीकरण की बात करें तो इस वर्गीकरण के अंदर आप देखने वाले हैं कि सॉलिड होता क्या है, ठोस क्या होता है। तो हमने एक जनरल डेफिनेशन पढ़ी है कि जिसका आकार व आयतन निश्चित हो, मींस हम क्या कहते हैं, जिसका आकार व आयतन निश्चित हो वो आपका ठोस होता है। मींस कि जिसका आकार मींस शेप एंड साइज फिक्स्ड हो वो सॉलिड होता है। अब इसके लिए क्या होता है, लिक्विड के लिए इसका आयतन तो निश्चित होता है, साइज एंड बात करूं तो वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है, आयतन है वो तो फिक्स्ड होता है, लेकिन इसका साइज जो है वो चेंज होता रहता है। मतलब इसका आकार बदलता है, आयतन नहीं बदलता। और इसके अंदर आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, ठीक है। मतलब वॉल्यूम एंड साइज दोनों ही फिक्स्ड नहीं होते, फिक्स्ड नहीं होते, ठीक है। ये तो एक जनरल है, आप सब जानते हैं। इसके बाद की कहानी सुनो, ये तो मैं ज्यादा डिस्कस भी नहीं करूंगा, ये आप जानते हैं। अब समझो सॉलिड में क्या होता है जनरली कि इसके पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, ठीक। किसके पार्टिकल, गैस के, लिक्विड के पार्टिकल जो हैं वो थोड़े दूर होते हैं और इसके पार्टिकल बहुत दूर होते हैं। ये मेन बात है कि हम कह सकते हैं सॉलिड के जो पार्टिकल है जिनसे कि सॉलिड मिलके बना है, ठोस जिनसे बना है, वो कण बहुत पास पास होते हैं। जैसे ये सॉलिड है तो इसके कण क्या है, बहुत पास पास है, तो ये फिक्स है, इसको आप कहीं भी फेंक दो ये तो आपको हमेशा कैसे मिलने वाला है, ये इसी शेप में मिलेगा, बदलेगा नहीं, क्योंकि इसके पार्टिकल फिक्स जगह पे हैं, पास पास हैं, तो एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। इसके पार्टिकल थोड़े से दूर होते हैं और गैस के पार्टिकल बहुत दूर होते हैं। लिक्विड के उतने दूर भी नहीं होते जितने गैस के होते हैं। तो हम कह सकते हैं ये बहुत पास पास हैं, दो लोग बहुत साथ साथ रह रहे हैं आप आपके दोस्त से, तो आपके अंदर का फोर्स अच्छा है, तो हम कह सकते हैं ये बहुत पास पास होते हैं, तो इनका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है। एक दूसरे के बीच में सॉलिड के जो पार्टिकल हैं उनके एक दूसरे के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स
फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब इनके कणों के बीच में अंतराणुक आकर्षण बल, अंतराणुक मतलब दो अणुओं के बीच का आकर्षण बल, अंतराणुक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब होता है दो अणुओं के बीच का फोर्स, और वो भी हम कैसा बोल रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स या आकर्षण बल। तो इनके अणुओं के मध्य अंतराणुक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये वीडियो 9th और 11th दोनों के लिए सेम है, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फटाफट अपन आगे बात करते हैं। तो इनका इंट्रामोलिकुलर आकर्षण बल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब मैं आपसे आगे बात करूं कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो अब जैसे आप बात करो कि ये फिक्स्ड फोर्स होता है कौन सा, इसमें बहुत पास पास होते हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये जो फोर्स है इसके लिए अंतराणुक आकर्षण बल इसकी तुलना में कम होता है, और गैस के अंदर ये सबसे कम होता है, इसलिए बहुत दूर दूर रहते हैं। ठीक, अब इनके अणु का आकर्षण बल बहुत का, एक बात ध्यान रखना, मैं इसको लिख दे रहा हूं, इंट्रा मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, इसका मतलब है अंतराणुक आकर्षण बल। ठीक है, समझ लेना, ये हमेशा आपकी काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ये आपका गतिज ऊर्जा का हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है, गतिज ऊर्जा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली कभी नहीं होता, इनवर्स उल्टा, इनवर्स उल्टा। ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये जिधर जाता है ये उसका उल्टा होता है। तो मतलब इसका यदि इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है तो इसके अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा बहुत कम होगी, क्योंकि ये ज्यादा है तो गतिज ऊर्जा कम होगी, काइनेटिक एनर्जी मींस गतिज ऊर्जा। तो इस गतिज ऊर्जा का मतलब होता है ये पार्टिकल गतिज ऊर्जा जितनी ज्यादा होती है उतनी स्पीड से दौड़ सकते हैं। इनका अट्रैक्शन फोर्स कम है तो सॉलिड के पार्टिकल इधर उधर नहीं दौड़ते, ये पेन का यहाँ का पार्टिकल थोड़ी देर में यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ का यहीं रहेगा, फिक्स रहते हैं, क्योंकि ये बहुत कम होती है। लिक्विड के अंदर थोड़ा सा रहता है, पानी को आप बहाओगे तो यहां से यहां पहुंच जाएगा, लेकिन यदि गैस की बात करोगे तो यहां है, यदि लिक्विड का 5 सेकंड पहुंच रहा है तो ये 1 सेकंड में ही पहुंच जाएगा, बहुत फास्ट होता है। तो गैस के पार्टिकलों के बीच में अंतराणुक आकर्षण बल तो बहुत कम होता है, लेकिन इनके अणुओं के बीच की गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और जो सॉलिड होता है, सॉलिड मतलब ठोस, इसको आप, यदि मैं इसमें ये दो बातें थी, अब यदि मैं सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर और आगे बात करूं तो आप एक चीज बहुत ध्यान से समझ लें कि सॉलिड मतलब ठोस, एक ट्रायंगल, गैस ऐसा, समझो समझो ट्रायंगल कैसे है। यह ट्रायंगल को आपको क्या करना है, ठोस जो है वो गैस में कैसे बदलता है, या ठोस लिक्विड में, आपके पास बर्फ की सिल्ली है, बर्फ है, वो पानी में कैसे बदलेगा, आप उसको गर्म करोगे। तो गर्म करने की प्रक्रिया, मतलब यदि सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो तो इसको क्या करते हो, गर्म, इसको हीट देते हो। ठीक, इसको गर्म करते हो तो ये इसमें लिक्विड में पहुंच जाता है। ठीक, और यदि पानी को यदि बर्फ में जमाना है तो क्या करते हो, ठंडा, तो इसको क्या करोगे, कूल, यदि इसको ठंडा करोगे तो ये सॉलिड हो जाता है। तीसरी चीज, लिक्विड को गैस में कैसे बदलते हो, वही गर्म करके, लेकिन गैस को लिक्विड में कैसे बदलते हो, कूल, ठंडा करके, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और उसके बाद गैस को सॉलिड में कैसे बदलते हो, गैस को ठोस में कैसे बदलते हो, गैस को ठोस में और ठोस को गैस में। इसके लिए एक ही चीज समझना, एवोपरेशन। ठीक है, या इसको सीधा लिख दूं मैं एक ही चीज, सबलीमेशन, इसको बोला जाता है सबलीमेशन। चाहे ठोस को गैस में बदलो या गैस को, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, ये प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। जब ठोस को गैस में या गैस को सीधे ठोस में बदला जाता है तो वो प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहलाती है। ऐसे ही जब गैस को लिक्विड में किया जाता है, मतलब जब गैस को द्रव में बदला जाता है तो वो कहलाती है द्रवीकरण।
क्या कहलाती है? द्रवीकरण, या बोलते हैं लिक्विडिफिकेशन। ठीक है, ये ठंडा गर्म तो ठीक है। और उसके बाद जब गैस, लिक्विड को गैस में बदला जाता है तो उसको बोलते हैं बाष्पीकरण, मतलब एवोप्रेशन। ठीक, और जब आप लिक्विड को सॉलिड में बदलते हो तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। फ्रिज रहता है ना, आप जमाते हो। फ्रीजिंग मतलब क्या होता है? आपका हिम जमना। और यदि जब इसको इसमें बदलते हो, सॉलिड को, जब बर्फ को, तो पिघलाते हो, तो उसको बोलते हो मेल्टिंग, मतलब पिघलाना। तो इस कुछ प्रक्रियाओं के मैंने नाम लिखे हैं, ये याद रखना ना। ये जो मैं पोर्शन पढ़ा रहा हूँ, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये छोटी सी नॉलेजेबल बात थी जो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, चाहे वो आपका नीट जेई हो या फिर आप बात करो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, यदि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसमें मैं ज़्यादा टॉपिक नहीं लूँगा। जैसे मैटर के अंदर इतना जो बताया है यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, बाकी जो मिक्सचर है वो उतना ज़्यादा यहाँ इफेक्ट नहीं करते हैं, तो इस पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। डायरेक्ट मूल कॉन्सेप्ट पे आऊँगा इसके बाद, क्योंकि मूल कॉन्सेप्ट से लेकर के जो जितनी भी चीज़ें हैं वो 12th में भी काम पड़ेंगी और यहाँ भी बहुत काम की हैं। तो ठीक है, एक बात हमेशा डालना, ये एक प्रक्रिया है। मैं आपको एक चीज़ जरूर बता दूँ, इनके नाम याद रख लेना। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि एक प्रश्न है मेरा। प्रश्न ये है कि वाष्प और गैस में क्या अंतर है? What is the difference between gas and vapor? सर नहीं पता, समझ लेना, एक आंसर सुन लेना। जो चीज रूम टेम्परेचर पर गैस स्टेट में रह सकती है वो गैस कहलाती है। जो चीज रूम टेम्परेचर पर गैस स्टेट में रह ले सकती है वो गैस कहलाती है। और जिस चीज को रूम टेम्परेचर से ज्यादा के टेम्परेचर पर गर्म करके गैस स्टेट में लाया जाता है वो वेपर या वाष्प कहलाती है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। गैस और वेपर में डिफरेंस समझ में आया? जैसे ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पर गैस स्टेट में रहती है तो वो गैस है, लेकिन पानी जो है वो रूम टेम्परेचर पर गैस के स्टेट में नहीं होता, लिक्विड स्टेट में होता है, द्रवावस्था में होता है। लेकिन पानी को जब आप गर्म करते हो तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद उबल के वाष्प बना लेता है, भाप बना लेता है। तो ये कहलाती है वाष्प या वेपर। जब आप किसी भी पदार्थ को, कोई पदार्थ यदि रूम टेम्परेचर पर गैस स्टेट में है तो वो गैस कहलाएगा, और रूम टेम्परेचर के बाद है तो वो गैस नहीं कहलाएगा, फिर वो कहलाएगा वाष्प या वेपर, ठीक है। तो ये थोड़ा फिजिकल क्लासिफिकेशन पे इतना ही था। इसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन उतना इंपॉर्टेंट अभी है नहीं एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो हम इसको नहीं लेंगे, नीट जेई के हिसाब से भी नहीं है। तो अब हम डायरेक्ट बात करेंगे इसके बाद कंसंट्रेशन और मोल कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोल कॉन्सेप्ट के बाद, और बहुत एनर्जी के बाद मिलेंगे। ये छोटा चीज़ था इसलिए बता दिए। मोल कॉन्सेप्ट को देखना मत भूलना, और बहुत काम की चीज़ है। यदि मोल को भूल गए और मोल को कॉन्सेप्ट जिसको समझ में नहीं आया ना, उससे इस चैप्टर से रिलेटेड और 12th के सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड ना उससे सब सवाल बनने हैं, नीट के, ना जेई के, ना बोर्ड के। ये बात ध्यान रखना, कुछ नहीं बनने वाला। तो इसलिए मोल को समझना। मिलते हैं कल, ठीक है। थैंक यू।